जॉन्डिस बड़ा आसान है जॉन्डिस को समझना। जॉन्डिस का मतलब ये होता है कि हमारे पास बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाए। ठीक है, अब बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर दो तरीक़ों से बढ़ सकती है। या तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन बढ़ जाए या तो हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन बढ़ जाए। अब ये जो जॉन्डिस होता है वो बेसिकली हमारे पास तीन तरीके से तीन ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई होता है। एक होता है हमारे पास प्री हेपेटिक, ठीक है, एक होता है हमारे पास पोस्ट हेपेटिक और एक होता है हेपेटिक। तीन चीज़ों में क्लासिफाई होता है, एक होता है प्री हेपेटिक, एक होता है हेपेटिक और एक होता है पोस्ट हेपेटिक। अब इसका मतलब क्या है कि प्री हेपेटिक का क्या मतलब हुआ हेपेटिक का और पोस्ट हेपेटिक का। प्री हेपेटिक का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, यानी कि हमारे पास बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़े तो, लेकिन किस फॉर्म ऑफ बाइलिरुबिन की, तो अनकॉन्जुगेटेड, क्योंकि प्री हेपेटिक का मतलब यानी कि लिवर में आने से पहले बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और अगर लिवर में नहीं आ रहा तो मतलब कि अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ रही है। अब ये कैसे बढ़ सकती है? ये हमारे पास ऐसे बढ़ सकती है कि हमारे पास हीमोलाइसिस हो जाए, ठीक है, वो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास है ना डोनर का जो हम कहते हैं कि हम है ना ब्लड रिसीव करते हैं और डोनर की ब्लड के ऊपर हमारे पास एंटीजन होती है और रेसिपिएंट जो होता है उसकी एंटीबॉडी परफॉर्म करती है फंक्शन। तो वो क्या करेगी, हमारे पास डोनर के ब्लड सेल्स की ज़्यादा से ज़्यादा हीमोलाइसिस करा दे, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास हीम निकलेगा। हीम की डिग्रेडेशन होगी, बाइलिरुबिन बनेगा और बाइलिरुबिन इतना ज़्यादा बन जाएगा कि लिवर उसको कॉन्जुगेट नहीं करा सकेगा और क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तो ये कंडीशन है हीमोलाइसिस का। दूसरी कंडीशन ऑफ हीमोलाइसिस वो होती है जब हमारे पास इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस हो जाता है, उसमें भी हीमोलाइसिस होती है। माना कि जब जब हीमोलाइसिस होगी उसमें ये हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आता है दूसरा कौन सा, हेपेटिक। हेपेटिक के अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें होंगी, या तो हमारे पास है ना ये अनकॉन्जुगेटेड बढ़ी हुई होगी या हमारे पास कॉन्जुगेटेड बढ़ी हुई होगी। अनकॉन्जुगेटेड कैसे बढ़ी हुई होगी कि हमारे पास ग्लूकोज़ूरोनिक एसिड ना हो या हमारे पास ग्लूकोज़ूरोनाइल ट्रांसफरेज ना हो। अगर अगर ग्लूकोज़ूरोनिक एसिड नहीं होगा तो कॉन्जुगेट करने वाला सबस्ट्रेट नहीं होगा। अगर ग्लूकोज़ूरोनाइल ट्रांसफरेज नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास उस ग्लूकोज़ूरोनिक एसिड को बाइलिरुबिन के साथ लगाने वाला एंजाइम नहीं है। तो दोनों कंडीशंस में हमारे पास क्या होगा कि अनकॉन्जुगेटेड का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन ये है हेपेटिक मसला, हेपेटिक के अंदर लिवर के अंदर मसला है। क्यों कि लिवर के अंदर किस तरीके से मसला है कि हमारे पास इसके अंदर जो एंजाइम की हमें नीड थी या सबस्ट्रेट की हमें नीड थी वो नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन ऑफ हेपेटिक की इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होगी। ठीक है, अब इसी हेपेटिक के अंदर हमारे पास कॉन्जुगेशन तो हो जाए, लेकिन हमारे पास बाइल के अंदर वो जो ये जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन है ना, अब वो हमारे पास बाइल की सीक्रेशन में नहीं जा रहा हो, यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर नहीं जा रहा हो या हमारे पास गॉल ब्लैडर से जो बाइल डक्ट्स होती हैं उनके अंदर नहीं जा रहा हो। ठीक है, तो इस सूरत में हमारे पास क्या होगा कि कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास हो क्या रहा होगा, कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे पास मसला किसके अंदर, अभी भी लिवर के अंदर ही मसला था। लिवर की किस जगह पे मसला था कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन लिवर अब उसको या तो गॉल ब्लैडर के अंदर या बाइल डक्ट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सक रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास कब कब हो जाता है, जब हमारे पास लिवर के सेल्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है या हमारे पास है ना कोई हम ड्रग्स ऐसी दे देते हैं जो कि क्या करता है कि लिवर को ख़राब कर देता है कि वो कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन को ट्रांसफ़र नहीं कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास है ना बाइल डक्ट ब्लॉक्ड हो जाए। भाई लिवर ने तो है ना गॉल ब्लैडर को दे दिया, गॉल ब्लैडर ने बाइल डक्ट को दे दिया, अब बाइल डक्ट नीचे नहीं आ रही हो। ठीक है, या हमारे पास गॉल ब्लैडर ब्लॉक हो गया हो, लिवर से तो निकल गई चीज़ गॉल ब्लैडर में आ गई, अब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बना हुआ हो, गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन बना होगा तो हमारे पास बाइल डक्ट में नहीं आएगा ये बाइलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन, और है ना बाइल के अगर हम लिवर का टेस्ट करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें हमें ये पता पड़ जाएगा कि कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है। ठीक है, अब बाइल डक्ट में अगर ब्लॉकेज है तब भी हमारे पास कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन बढ़ी हुई होगी। अगर हमारे पास इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रही, यानी कि जो हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट आती है ना जो कि पेनक्रियाज से भी लिंक होती है, अगर पेनक्रियाज में भी प्रॉब्लम होगी तो ये हमारे पास दोनों की ब्लॉकेज हो जाएगी और है ना हमारे पास इंटेस्टाइन तक ये डक्ट नहीं आएगी, तभी हमारे पास कॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक तीन क्लासिफिकेशन है जो कि हमारे पास जॉन्डिस को डिफाइन करती हैं। अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन जो कि 552 पे है ना, वो उनकी सब क्लासिफिकेशन है, वो मैं दूसरे ऑडियो में भेजता हूँ।
वेल जॉन्डिस जो कि डिफ़ाइन हुआ हुआ है पेज नंबर 552 पे, तो उसमें जितनी भी मैं क्लिनिकल कंडीशंस हैं वो सारी की सारी डिवाइड होती हैं, है ना। जो मैंने पहली ऑडियो के अंदर बताया था ना कि 3 टाइप्स के जॉन्डिस होते हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक, तो उन्हीं के अंदर ये सारी क्लासिफिकेशन आती हैं। अब जैसे कि हमारे पास जो पहले है ना, हमारे पास पेज पहली साइड पे दिए हुए हैं क्लिनिकल कंडीशन, जिसके अंदर लूसी ब्रिस्कोल आ जाता है, या इनहिबिशन ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी आ जाती है, या नियोनेटल जॉन्डिस आ जाता है, या क्रिगर नज़र जो है वो जॉन्डिस आ जाता है, ठीक है। और जो गिलबर्ट है, ठीक है, ये चारों पांचों जो हैं ये हमारे पास आते हैं किसके अंदर, प्री हेपेटिक के अंदर। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर हम प्री हेपेटिक और हेपेटिक दोनों में आते हैं। ये जो चार पांच क्लासिफिकेशन जो भी मैंने नाम लिए ना, जिसके अंदर नियोनेटल भी है, और उसके बाद है ना वो पहला जो इनहिबिशन ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज है, लूसी ब्रिस्कोल है, क्रेगर नजफ है, ये सारे के सारे हमारे पास प्री हेपेटिक या हेपेटिक के अंदर आते हैं, ठीक है। हेपेटिक अभी कौन सा वाला पार्ट जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेशन ना हो सके, ठीक है। अब इन सब के अंदर हमारे पास क्या होता है कॉमन चीज़, कि हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन बढ़ जाता है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं इनहिबिशन ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। अगर हमारे पास ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाए, ठीक है, अगर हमारे पास ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाए तो हमारे पास क्या होगा कि कॉन्जुगेशन होगी नहीं। कॉन्जुगेशन नहीं होगी तो हमारे पास क्या होगा कि अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास क्या हीमोलाइटिक है, क्या हमारे पास है ना हीमोलाइसिस सेल के अंदर हो रही है? नहीं, आरबीसी के अंदर हीमोलाइसिस तो नहीं हो रही। फिर ये कैसे बढ़ी है अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन? ये बढ़ी है ड्यू टू द डिफेक्ट इन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि अनकॉन्जुगेटेड हमारे पास वो इंक्रीज हो जाती है, नॉन हीमोलाइटिक होती है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसकी इनिबिशन कौन करा रहा है, इसकी इनिबिशन है ना दो चीज़ें कराती हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और हमारे पास दूसरी और चीज़ें होती हैं जो कि इतने मुश्किल मुश्किल नाम लिखे हुए हैं, सर्टेन ड्रग्स हैं, वो फजूल है, नाम उनका याद करना फजूल है। बाकी ये जो प्रेग्नेंट 3 डायोल है ना, ये याद करना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास है ना स्टेरॉयड की स्टेरॉयड होता है जो कि बनता है बाय है ना लिपिड की मेटाबॉलिज्म अगर ख़राब हो तो उसकी वजह से ये हमारे पास बन जाता है, और ये हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क से है ना बेबी के अंदर आ जाता है, तो जिसकी वजह से बेबी को जॉन्डिस हो जाता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देंगे तो जॉन्डिस नहीं होगा। उसके बाद जो नीचे जो दूसरा है वो है लूसी ब्रिस्कोल। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास प्रोजेस्टेशनल जो है वो स्टेरॉइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी हमारे पास मदर के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वो ब्रेस्ट फीड से ना दोबारा बेबी के अंदर आ जाता है, और बेबी के अंदर वही अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि उसकी कॉन्जुगेशन नहीं हो रही होती, ठीक है। अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करा देंगे तो है ना बच्चे को बाइलिरुबिन की कंसनट्रेशन दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद जो है जो नीचे इसके बाद जो आता है वो है फिजियोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये हमारे पास क्यों होता है, ये हमारे पास इस वजह से होता है कि बेबी के अंदर उसके लिवर जो है वो उतना ज़्यादा मेच्योर नहीं होता, या हमारे पास ग्लूकुरोनिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है, या हमारे पास ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी थोड़ी कम होती है। 3 वजूहत हैं, लिवर का थोड़ा इमेच्योर होना, ग्लूकुरोनिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होना, और ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी कम होना। इन तीनों की वजह से हमारे पास इसके अंदर नॉन हीमोलाइटिक अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अब इसको ट्रीट कैसे करें? बच्चा है उसको वो मेडिसिन तो दे ही नहीं सकते, तो ट्रीट करने के लिए ये होता है कि इसको हम फोटोथेरेपी कराएं, यानी कि सुबह 7 बजे वाली धूप, फजर के बाद वाली धूप दें, जिससे क्या हो कि हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन जो है वो दूसरे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और उसका एक्सक्रीट करने का मैकेनिज्म बच्चे के अंदर ऑपरेट हो, तो जिसकी वजह से वो कंपाउंड्स जो है वो हमारे पास एक्सक्रीट हो जाएं, ठीक है। अब बाकी जो है मैं दूसरे ऑडियोस में देता हूँ। अब ये जो दूसरा जो है क्रिगर नज़र, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारे पास जो ग्लूकुरोनिक ट्रांसफरेज एंजाइम बनाने वाली जीन है वो हमारे पास ख़राब होती है, ठीक है। जब उसकी जो क्रोमोसोम के उस क्रोमोसोम में म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से वो जीन जो है वो बन नहीं सकती, या जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो कंडीशन है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। टाइप 1 जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, टाइप 2 ज़्यादा डेंजरस नहीं है। इसके अंदर टाइप 1 जो होता है इसमें क्या होता है कि हमारे पास बाइलिरुबिन की कंसंट्रेशन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि कार्डियक टेरेस की बीमारी हो सकती है, जो कि ब्रेन की
प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन जो है वो ब्रेन या सेंसरी नर्व्स वगैरह के अंदर एक्यूमुलेट होना, जो नर्व्स के अंदर एक्यूमुलेट होना, कोई सी भी नर्व के अंदर ब्रेन में नर्व्स के अंदर गैंग्लिया वगैरह के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक टेरिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या होता है कि हमारे पास है ना, मतलब पार्शियल है ना डीएक्टिवेशन होती है जीन की, यानी कि जीन हाफ एक्टिवेट होता है हाफ इनएक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास है ना कार्डियक टेरिस तो नहीं होता लेकिन नॉन कंजुगेटेड बाइलिरुबिन की कंसनट्रेशन फिर भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि कार्डियक टेरिस के लिए कंडीशन ये है कि 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा बाइलिरुबिन की कंसनट्रेशन होना लाजमी है। उसके बाद गिलबर्ट है, गिलबर्ट के अंदर वो सारी कंडीशन, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बाइलिरुबिन की कंसनट्रेशन बढ़ा दें। अब इसके अंदर हमारे पास प्री हेपेटिक और हेपेटिक दोनों आते हैं। प्री हेपेटिक ऐसे कि भाई हमारे पास है ना हीमोलाइसिस हो रही हो, है ना आरबीसीज का शेप खराब हो, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा हमारे पास आरबीसीज टूट के ज़्यादा से ज़्यादा हीम डिग्रेडेशन हो रही हो। या हेपेटिक यानी कि हमारे पास है ना लिवर के अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन वगैरह नहीं हो रही हो।